नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रीट एंड यूपी टेट 2021 की जो है वैकेंसीज आ चुकी हैं और उन वैकेंसीज़ के लिए जो है हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिस सेट बिल्कुल लगाते रहें। तो उसी को देखते हुए हम लोग जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं, जो कि लेवल फर्स्ट एंड सेकंड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस सेट के अंदर आप देखेंगे सभी राज्यों की शिक्षक भर्ती में आए हुए कुछ प्रश्न का संग्रह, यानी कि ऐसे प्रश्नों का संग्रह आपको यहाँ पे मिलेगा जो लगभग सभी तरह की परीक्षाओं से संबंधित हैं और लगभग सभी राज्यों की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे जो है आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगी। ठीक है, चलिए आइए देखिए शुरू कर देते हैं अपने इस टॉपिक को। तो सबसे पहले आपके सामने देखिए पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर थोड़ा सा सही नहीं आ पाया है, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत है तभी लोग मानते हैं कि। तो देखिए यहाँ पे एक कथन दिया है एक तरह से कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत है तभी लोग मानते हैं कि जहाँ विज्ञान है वहीं मनोविज्ञान है। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई जहाँ विज्ञान हो वहाँ मनोविज्ञान हो? ठीक है, क्योंकि मनोविज्ञान का मतलब होता है मन का विज्ञान, एक तरह से बच्चे का मन का विज्ञान या उसके व्यवहार को जानने का विज्ञान। ठीक है, जहाँ हवा है वहीं पर मनोविज्ञान है, जहाँ घर है वहीं मनोविज्ञान है, या फिर जहाँ व्यवहार है वहीं पर क्या है, मनोविज्ञान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी नंबर का इसका राइट आंसर होगा कि भाई जहाँ पर व्यवहार है वहीं पर मनोविज्ञान है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की हम अगर बात करें तो अगला जो क्वेश्चन, तो देखिए जो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार तथा व्यक्तित्व आ जाता है। ये कथन किसका है? तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान में क्या आ जाता है, संपूर्ण व्यवहार आ जाता है और पूरा व्यक्तित्व आ जाता है। तो ये कथन किसने कहा है? तो इसका हमें आंसर बताना है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा स्किनर। ठीक है, तो स्किनर के बारे में आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान में क्या क्या है, पूरा व्यवहार अपना और साथ में पूरा अपना व्यक्तित्व, जो अपना पर्सनालिटी है वो सारा इसके अंतर्गत आ जाता है, व्यवहार और व्यक्तित्व। ये स्किनर का कथन है, ये पूरा आपको ध्यान रखने वाली बात हो जाती है। इसके बाद देखिए बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का आंदोलन, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान आंदोलन का सूत्रपात करने वाला प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री है। यानी मनोविज्ञान आंदोलन का जो सूत्रपात करता है, यानी जो इसको स्टार्ट करता है, शुरुआत करता है मनोविज्ञान के आंदोलन की, तो वो कौन सा शिक्षा शास्त्री है ना, तो उसके बारे में हमें बताना है। तीसरे का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा क्या, रूसो। तो रूसो इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है वो रहेगा रूसो। ठीक, इसके बाद देखिए हम बात करें तो अगला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षण में प्रयोग करने वाला विद्वान है। यानी कौन सा विद्वान ऐसा है जो मनोविज्ञान का यानी शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षण में प्रयोग करता है? तो किसने शुरुआत की इसकी? तो इसकी जो शुरुआत की वो है पेस्टलॉजी ने। ठीक है, तो पेस्टलॉजी ने शिक्षण मनोविज्ञान का शिक्षण में प्रयोग किया है सबसे पहले, पेस्टलॉजी ने। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे इसके। अब इसके बाद देखिए हम अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अगले क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें लिखा है देखिए दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, ये कथन किसका है? तो दो बालक मतलब कभी भी जो है समान रूप से समान योग्यताओं वाले नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी बात किसने कही है? तो ये बात हरलोक की बात आप ध्यान रखिएगा। हरलोक ने कहा है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो होता है उसकी समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं कभी भी। ठीक है, तो ये बात आपको इसकी ध्यान रखने वाली हो जाती है। अब आगे हम देखें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में, तो 6वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 6 नंबर का, इसमें आपको दिख रहा है कि देखिए संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ये क्या है? एक तो जो संवेदना है वो ज्ञान की क्या है, पहली सीढ़ी है। मतलब संवेदना मतलब एक तरह से जो अपनी अंतर जो भावना होती है, भाव होते हैं अपने जो, ठीक है, संवेदना मतलब एक तरह से किसी व्यक्ति के सुख को सुख समझना, दुख को दुख समझना। ठीक है, तो ये भावना ही है एक तरह से अपनी, जो दूसरे के प्रति लगाव जो होता है अपना, वो संवेदना है। तो ये एक तरह की पहली सीढ़ी है। तो ये है क्या? ठीक है, तो ये है मानसिक विकास। यानी ये क्या होता है अपना मानसिक विकास। अगर किसी में संवेदना आ गई है तो मतलब उसका मानसिक विकास हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखें अगला क्वेश्चन देखें। तो अगले क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि तर्क जिज्ञासा निरीक्षण तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। यानी तर्क का, जिज्ञासा का और निरीक्षण शक्ति का जब विकास हो जाता है तो ये किस उम्र में होता है? तो देखिए भाई 11 वर्ष की जो उम्र होती है,
इस आयु में तर्क करने लगता है बालक, जिज्ञासा भी उसके अंतर्गत आ जाती है, पूछने लगता है क्वेश्चंस काफ़ी, है ना, निरीक्षण शक्ति यानी खुद खोजने भी लगता है, चीज़ों को समझने लगता है। तो ये 11 वर्ष की आयु में बिल्कुल हो जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एडोलेसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलेसियर से बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है। तो एडोलेसियर जो शब्द है इसका अर्थ पूछा है भाई, इसका अर्थ क्या है एडोलेसियर का। तो एडोलेसियर का जो शब्द का अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, मतलब कि एडोलेसेंस का ही मतलब ये है कि परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखिए, परिपक्वता की ओर बढ़ना होता है एडोलेसेंस का मतलब। ठीक है, चलिए आइए देखिए आगे क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, किशोरावस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन काल है, ये कथन किसका है। तो देखिए भाई ये कथन जो है ना ये हो जाएगा किसका, सबको पता होगा वैसे तो, ये कथन है किलपैट्रिक का। ठीक है, कि किलपैट्रिक ने क्या कहा है, सबसे ज़्यादा जटिलतम जो कठिन काल होता है पूरी जीवन का वो होता है किशोरावस्था। ठीक है, ये किशोरावस्था जो है सबसे जटिल कार्य होता है, किलपैट्रिक का है ये कथन, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखें हम अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि मापन जो है, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है। यानी जो मापन किया जाने वाला जो व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू है वो व्यक्तित्व विभिन्नता का अंश है, ये कथन किसका है। तो अब ये जो कथन है देखिए, ये जो कथन होगा वो कथन किसका होगा, स्किनर का होगा। ठीक है, स्किनर ने एक बात और कही थी कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान में पूरा व्यवहार अपना और पूरा व्यक्तित्व आ जाता है। ठीक है, एक स्किनर ने ये भी कहा है, साथ में ये भी इन्होंने कहा है व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए कि पूरा व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश होता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद देखिए अगला हम बात करें तो शिक्षा की दृष्टि से, ये अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है। तो शिक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो उसकी जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो क्या है, सह शिक्षा की आवश्यकता। क्या उसकी सह शिक्षा की आवश्यकता होती है उसको, इसका आंसर ये होगा क्या, या फिर अच्छे भोजन की व्यवस्था होना चाहिए उसके लिए। तो अच्छा भोजन जरूरी नहीं है भाई इतना ज़्यादा, ठीक है ना। बाकी अच्छे कपड़ों की आवश्यकता है क्या, बिल्कुल देखने में अच्छा लगे बच्चा। या फिर बालक के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता, यानी बच्चों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं शिक्षक वो मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी होगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है, यानी बच्चे का जो आकार होता है वो किस अस्थि की यानी किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है। तो कौन सी ग्रंथि ऐसी जो ज़्यादा एक्टिव रहती है तो उससे बच्चे का विकास यानी शरीर का विकास होता है, तो वो कौन सी ग्रंथि है। तो याद रखिए भाई पीनियल ग्रंथि होती है। ठीक है ना, तो पीनियल ग्रंथि से क्या होता है, बच्चे का आकार बढ़ता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए बालक की वृद्धि रुक जाती है, बालक की वृद्धि रुक जाती है कब, शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद, विवाह होने के बाद, 16 वर्ष तक, या फिर जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो जीवन पर्यंत तो वृद्धि नहीं चलती भाई, एक शारीरिक जो परिपक्वता जब आ जाती है शरीर में तो इसके बाद वृद्धि जो है रुक जाती है बच्चे की। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक है, चलिए आइए देखें आप अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगले क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है आपको कि बालक विकास को कितने भागों में बांटा गया है। जो बालक का विकास है कितने भागों में बांटा है, सभी को पता है कि भाई 4 भागों में बांट रखा है। पहला शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और इसके बाद हम कह सकते हैं कि तरह से वृद्धावस्था। ठीक है, तो ये ऐसे 4 खास तौर पर जो मेन जो 4 अवस्था हैं वो जो 4 हैं। ठीक है ना, 4 भागों में बटा हुआ है बाल विकास। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो बाल्यावस्था का समय है, तो ये तो और भी आसान क्वेश्चन हो गया। बाल्यावस्था का समय क्या होता है, तो 5 से 12 वर्ष का समय जो है वो बाल्यावस्था का समय हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा और सरल भी है। ठीक है ना। इसके बाद देखें अब अगला क्वेश्चन। देखिए बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है, जो बालक के विकास की प्रक्रिया है एवं विकास की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, तो ये आप बताना है किस तरह से होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो बालक का विकास की प्रक्रिया है या विकास की शुरुआत है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व से होती है। मतलब अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है बच्चा अंदर ही अंदर बातें कर रहा है या बोल रहा है या अपने आप को समझ रहा है। ठीक है, लेकिन जो बालक का मुख्य विकास होता है वो बहिर्मुखी होता है, यानी बच्चा बाहर से सीखता है, दूसरों से सीखता है। ठीक है, तो इसलिए बहिर्मुखी व्यक्तित्व है ना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखें तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार का पूर्व अनुमान कर सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या पता कर सकता है पहले से, तो पहले से क्या जान सकता है, पहली चीज़ तो देखिए कि कार्य कारणों का जानना, यानी वो कार्य कारणों का पता लगा लेता है कैसे क्या कारण है, किस कार्य से कारण हो रहा है या कारण कारण कार्य हो रहा है। ठीक है, ये बातों का पता लगा लेता है।
इसके बाद संबंधों को ज्ञात करने का, यानी संबंध ज्ञात कर लेता है, किसी भी प्रकार कोई भी संबंध होंगे तो वो पता लगा लेता है ना। इसके बाद समुचित भविष्यवाणियों का करना या उपयुक्त सभी, तो इसका जो उत्तर का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, संबंधों को ज्ञात करने का, यानी संबंधों को ज्ञात कर लेता है शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा, है ना, जो शिक्षक होता है। तो सभी तरह का संबंध पता चल जाता है उसको, किस संबंध से ये ऐसा काम हो रहा है या कुछ भी, ठीक है, तो वो सब चीज़ें जानकारी मिल जाती है। इसके बाद देखें हम अगला क्वेश्चन, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है, ये कथन है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है, ये कथन किसका है, तो ये हमें बताना है भाई ये कथन किसका है। तो ये जो कथन होगा ये हो जाएगा किसका, ट्रो का हो जाएगा। ये एक नया कथन है, पहली बार सुना हुआ शायद बहुत सारे लोगों ने, ट्रो का है भाई। इसमें क्या याद रख लीजिए आप, तो कोई शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष, ठीक है, शैक्षिक परिस्थितियाँ जो होती हैं उनके मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करेंगे अगर आप, तो वो ट्रो का कथन कहलाएगा। इसके बाद हम देखें, बात करें तो आप मुझे एक बच्चा दे दीजिए या बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहेंगे मैं उसे वैसा बना दूंगा। तो ये कथन तो आप जानते होंगे, ये वाटसन का है, ठीक है, सभी ने पढ़ भी रखा होगा, वाटसन का कथन है ये। इसके बाद देखें हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसकी पिक्चर थोड़ी सही नहीं दिखाई दे रही होगी आपको, लेकिन चला लेते हैं हम, ठीक है ना। देखिए, अध्यापक की सहायता शिक्षा मनोविज्ञान करता है, अध्यापक की सहायता शिक्षा मनोविज्ञान करता है किस चीज़ में, मूल्यांकन विधियों के ज्ञान से या पाठ्य पुस्तक के चयन से या बालक को समझने के लिए या उपयुक्त सभी सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मतलब सभी के लिए करता है शिक्षा मनोविज्ञान सहायता, मूल्यांकन करने में कर ही रहा है, पाठ्य पुस्तक का चयन कौन से करना है कैसे पढ़ाना है इनमें करता ही मनोविज्ञान सहायता। इसके बाद बालक को समझने में भी सहायता मिलती है शिक्षा मनोविज्ञान से, तो ये सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हम देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि बच्चे को माँ का दूध न मिलने पर किसका दूध दिया जाना चाहिए, तो उसको दिया जाना चाहिए बकरी का दूध। ये बात आप ध्यान रखिए, जो बच्चे होते हैं उनको माँ का दूध अगर किसी कारण से नहीं मिल पा रहा है तो बकरी का दूध ज़्यादा उनको बेहतर और अच्छा स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, तो ये बकरी का दूध हमें देना चाहिए। इसके बाद बालक को लगभग कितने महीने के अंदर हंसना आ जाता है, तो लगभग कितने महीने में बालक हंसने लगता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। ये कुछ देखिए कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो याद रखना पड़ेंगे हमें कि 3-4 महीने के समथिंग लगभग बालक हंसने लगता है। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसकी हम बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या है, देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जन्म के समय बच्चे का भार लगभग कितना होता है। तो बच्चे का जो भार होता है जन्म के समय वो होता है लगभग, तो देखिए इसका जो आंसर है वो है 3 से 4 किलोग्राम, ठीक है। बच्चे का जो जन्म के समय भार होता है वो 3 से 4 किलोग्राम का होता है। इसके बाद देखिए अगला हम क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि जन्म के समय बच्चे की लंबाई कितनी होती है। तो जन्म के समय जो बच्चे की लंबाई है वो जन्म के समय बच्चे की लंबाई होती है लगभग कितनी, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, देखिए इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा है कि 1/1/3 से लेकर के 1/1/2 फीट। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, इस तरह की लंबाई लगभग इसकी बालक की होती है। आप सीधा सीधा अगर चाहें तो 1.5 फीट तक कह सकते हैं, ठीक है ना, 1.5 फीट तक लंबाई होती है। इसके बाद देखिए हम अगला क्वेश्चन देखें तो जिन बातों को किसी भी प्रकार से मापा जा सकता है और जिनमें ऊर्ध्वमुखी बढ़ाव होता है उसे कहते हैं। तो ऊपर की ओर वृद्धि होती जाती है जिसमें, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें ऊर्ध्वमुखी जो है विकास होता है, तो वह होती है वृद्धि। तो वृद्धि जो है हमेशा बढ़ती रहती है और एक सीमा तक जाकर समाप्त हो जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम आगे अगला क्वेश्चन देखें तो बौद्धिक शब्द किससे बना है, तो जो बौद्धिक शब्द है वो बना हुआ है बुद्धि से। तो जो बौद्धिक शब्द है वो बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हुआ है, ये बात ध्यान रखने वाली हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो अपना है इसमें अगर हम देखें तो देखिए अगला क्वेश्चन, बालक अपनी शैशवावस्था में किस अधिगम द्वारा सीखता है। तो कौन सा अधिगम है जिसके द्वारा बालक शैशवावस्था में सीखने लगता है। तो देखिए शैशवावस्था में जो बालक सीखता है वो प्रत्यक्षात्मक द्वारा सीखता है, मतलब कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सीखता है। बच्चे से आप जब तक संपर्क नहीं करेंगे तब तक वो सीखता नहीं है, ठीक है ना, यानी प्रत्यक्षात्मक, प्रत्यक्ष का मतलब ही होता है सामने से सीखना, देख कर सीखना, ठीक है। इसके बाद हम अगला देखें तो देखिए शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास जो होता है वो कहाँ से होता है, स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, इसके बाद एंडोगेनल ग्लैंड्स, ये सब ग्रंथियाँ होती हैं, और या फिर उपर्युक्त सभी।
तो कहाँ से होता है, तो इसका जो क्वेश्चंस का आंसर है वो है डी, यानी कि सभी से। ये सभी चीज़ें जो हैं शारीरिक विकास के लिए ही होती हैं, ठीक है। इसके बाद देखें हम, देखिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर का क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, किससे है संबंध, केवल मनोविज्ञान से है या केवल दर्शन से है या केवल मानविकी से है या फिर सभी विषयों से है। तो हम एक तरह से कहें तो भाई इसका जो संबंध है सभी विषय से ही होगा, ठीक है। सभी विषय से हो जाएगा, दर्शन से भी, मानविकी से भी और मनोविज्ञान से भी। इसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन है वो है कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, तो बालक इसका मुख्य केंद्र बिंदु होता है शिक्षा मनोविज्ञान का, ये इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, ये आप ध्यान रखिए। तो क्वेश्चंस आज के इतने ही हैं, सभी समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।